Hello everyone. Very good afternoon everybody. वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट सेशन बच्चों. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज भी रहते हैं. और स्पेशली जब मैं एसएससी या आरआरबी जैसे एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जितने भी आपके आगे जाके डाउट हैं, चाहे एनपीएसएच हो, देखो वर्किंग सबको पता रहती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की कि पंप काम कैसे करता है. लेकिन उसके अलावा कई सारे डाउट ऐसे होते हैं जैसे एनपीएसएच है, मैनोमेट्रिक हेड है, वेलोसिटी ट्रायंगल है. तो इस पूरी सीरीज में हम लोग उन सभी तरह के डाउट्स को आपके क्लियर करेंगे. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली करने वाले हैं वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. टरबाइन का भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ बच्चों को ध्यान रह जाता है, लेकिन जब पंप की बारी आती है तो एक झटके में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंप का ट्रायंगल कैसे काम करेगा क्या. लेकिन आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि सेशन के खत्म होने के बाद ये लगभग कंफर्म है कि जिसने भी ये सेशन देख लिया पूरा का पूरा वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के वेलोसिटी ट्रायंगल में तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ये बात तय है. तो चलिए इसी सोच के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं आज सेंट्रीफ्यूगल पंप. देखिए थोड़ा सा बेसिक पहले इंट्रोडक्शन हल्का सा दे देता हूँ, उसके बाद जो है हम वेलोसिटी ट्रायंगल पे ही आएंगे सीधा, और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, वर्किंग वगैरह कुछ नहीं, पर एक हल्का सा बेसिक. आप सब जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है. इट्स एन इनवर्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन. आपने फ्रांसिस टरबाइन पढ़ा होगा, ये उसका ठीक उल्टा होता है, इनवर्स होता है, रिवर्स होता है, ठीक है ना. इससे फ्रांसिस टरबाइन जो आपने पढ़ा है उसका ठीक उल्टा और रिवर्स काम करता है. टरबाइन वही है, अब मशीन हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, पंप ठीक इसका रिवर्स क्या हुआ, मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना. तो फ्रांसिस टरबाइन को हम जानते हैं, जो पहले से वो जानते हैं हम कि फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है. इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है ना. हम जो जानते हैं पहले से वो ये जानते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है. क्लियर है बच्चों, ठीक है. और इसी की जगह पे अगर हम बात करें पंप की देन, तो पंप इसका रिवर्स क्या होगा बताओ, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा. इसका इनवर्स उल्टा ये होगा कि इनवर्ड की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड आ जाना चाहिए. तो एक तो इनवर्ड की जगह पे हमारा हो जाना चाहिए आउटवर्ड. रेडियल ही रहेगा क्योंकि फ्लो रेडियल ही है, ठीक है ना, रेडियल फ्लो ही रहेगा. और रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट है वो प्रिंसिपल रिएक्शन का ही, बट हम रिएक्शन टरबाइन लिखते हैं क्योंकि वो टरबाइन नहीं है. तो आउटवर्ड रेडियल फ्लो पंप है एक तरह का ये, क्योंकि टरबाइन हम बोलेंगे नहीं तो हम सीधा सीधा आउटवर्ड रेडियल फ्लो पंप कह देते हैं. तो एक तरह से अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप वो इनवर्ड रेडियल फ्लो है कि आउटवर्ड रेडियल फ्लो है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसिस टरबाइन अगर इनवर्ड रेडियल फ्लो है तो पंप जो है वो आउटवर्ड रेडियल फ्लो है. दोनों में फर्क क्या है ये भी सबको पता है. इनवर्ड मतलब होता है कि जो वाटर का फ्लो है वो बाहर से अंदर की तरफ है, और आउटवर्ड का मतलब है कि फ्लो जो है वाटर का वो अंदर से बाहर की तरफ है ना. तो यहां पे साफ साफ ये सिंपल मैं आपको इजी डायग्राम के थ्रू बता सकता हूं कि आउटवर्ड मतलब ये सेंटर है, तो सेंटर से बाहर की तरफ को फ्लो होगा वाटर का फ्लो, ठीक है ना, अंदर से बाहर की तरफ. और यहां पे जो होता है वो इनवर्ड रेडियल मतलब बाहर से अंदर की तरफ. तो जिसको नहीं भी पता वो यहां पे चीजें पता चल जाती हैं, बाहर से अंदर की तरफ इनवर्ड रेडियल, इनवर्ड फ्लो, ठीक है ना. इसको हम बोलेंगे आउटवर्ड फ्लो. आउटवर्ड फ्लो क्लियर है, ये एक बेसिक समझ में आ गया. अब एक पंप का अगर मैं ओरली डिस्कस करूं तो सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कब से स्टार्ट होगा विद बेसिक. बेटे सब कुछ है यूट्यूब में, आप सब्जेक्ट डालो, प्लेलिस्ट चेक करो, सारे सब्जेक्ट है, सब बेसिक से है, आप पढ़ो ना आराम से.
ऑलरेडी हम तो 3 साल पहले से स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो एक सिंपल सी चीज कि पंप का प्रिंसिपल क्या है, आपको पता है ये वाटर का टेल रेस लेवल है। टेल रेस लेवल मतलब नीचे का संप लेवल जिसे कहते हैं, जैसे पानी को खींचना होता है। तो संप लेवल से पानी को खींचना है, पानी सक्शन पाइप के थ्रू पंप के सेंटर तक पहुंचता है, सेंटर से जो है वो इम्पेलर काम करता है और इम्पेलर जो है वो धक्का देके आगे डिलीवरी पाइप से पानी को डिलीवर करता है। सिंपल यही प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। तो दूसरा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे ब्लेड्स अरेंजमेंट को, टरबाइन में ब्लेड्स अरेंजमेंट को हम लोग रनर कहते हैं, है ना, और पंप के ब्लेड अरेंजमेंट को हम लोग इम्पेलर कहते हैं। तो याद रखिए यहां पे जो रनर वाला हिस्सा होगा जहां पे ब्लेड अटैच है सारे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो इम्पेलर कहलाएगा। तो इम्पेलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंप में इम्पेलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पेलर दिखता कैसे है मैं आपको सिंपल एक रियल इम्पेलर की फोटो भी दिखा देता हूं यहाँ पे, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाउ इम्पेलर वर्क्स लाइक दिस। ये इम्पेलर है, ठीक है ना। ये जो है इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब इसी के थ्रू मैं आपको समझा पाऊंगा कि हाउ वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप का वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है ऐसे, ये सब चीजें हमें यहां पे लगेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इस वीक बच्चों आप पूरा देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट, ये पूरे वीक देखते रहिएगा 1:30 बजे मेरे साथ, इस तरह के बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब मैं यहां पे आपकी समझदारी के लिए क्या करता हूं, इजी करने के लिए यहां पे से सेंटर मिला देता हूं इसका। मान लीजिए ये मेरा शाफ्ट की जो इम्पेलर है वो है। अब इम्पेलर का सेंटर देखिए, अगर मैं यहाँ पे किसी और कलर से आपको दिखाऊं तो यू विल एबल टू सी कि दिस इज द सेंटर ऑफ द इम्पेलर। दिख रहा है आपको इम्पेलर का सेंटर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंप का आई बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आई ऑफ द पंप, ठीक है। आसाम से तसल्ली समझिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, आधे घंटे के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड आई ऑफ द पंप, सब जानते हैं इसे पंप का आई बोलते हैं सेंटर, क्योंकि यहीं से सक्शन पाइप कनेक्ट होता है। तो पानी जो है वो सक्शन पाइप के थ्रू यहीं पे आता है, ठीक है, यहीं पे आता है। तो होता क्या है पहले समझ लीजिए, पानी यहां पे आता है, पंप जो होता है वो अपने बैकवर्ड साइड से पानी को टच करता है, इसीलिए पंप जो है वो ऐसे डायरेक्शन में मोशन करता है। पंप जो है वो ऐसे डायरेक्शन में मोशन करता है, कुछ इस तरह की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में पंप जो है वो आपका मोशन करेगा। तो इसका मतलब जो है, जो वाटर है आपका, जो वाटर है आपका, वो यहां से जब बाहर निकलेगा, थोड़ा और कलर यूज करना पड़ेगा ब्राइट, यहां से जब वाटर आपका बाहर निकलेगा तो वो पंप के इस हिस्से, ब्लेड के इस हिस्से में जाके टकराएगा, समझ रहे ना, इस हिस्से में जाके टकराएगा। जब यहां से वो बाहर निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड साइड में इस हिस्से में जाके टकराएगा, इधर वाले हिस्से में, ठीक है। ऐसे ही पंप पानी यहां से भी निकलेगा, मानो यहां से भी निकलेगा तो यहां जाके टकराएगा, समझ रहे हैं, इस तरह से। अब देखो ब्लेड चल रहा है, ब्लेड हमारा किससे चल रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है, ब्लेड चल रहा है हमारा। अब ब्लेड इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो इसका मतलब ब्लेड पानी को धक्का मारेगा, यही तो पंप का प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब जो ब्लेड है हमारा वो पानी को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, पानी को धकेल रहा है यहां पे। यही तो फर्क है टरबाइन और पंप में ना, यहां पे ब्लेड पानी को धकेल रहा है, टरबाइन में पानी ब्लेड को धकेलता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से।
समझ रहे? तो ऐसे करके जब पानी को धकेला जाता है तो पानी जो है वो यहां से उछल के फिर वापस यहां से पानी उछल के जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। अब यहां से पानी जो है वो बाहर की तरफ स्पिल आउट करेगा। ठीक है, थोड़े डिफरेंट कलर में देख लें तो पानी जो है अब यहां से बाहर की तरफ जो है वो हमारा जंप आउट करेगा, जिससे कि वो केसिंग में भरना शुरू होता है। ठीक है ना, यहां से उछल के यहां आता है पानी, फिर जिससे कि वो केसिंग में भरना शुरू होता है और केसिंग में भर के डिलीवरी पाइप के थ्रू बाहर चला जाता है। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है बच्चों, सबके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम वेलोसिटी ट्रायंगल पे। अब देखो, वेलोसिटी ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो हम यहीं से ऊपर का पार्ट बनाएंगे। तो यहीं से ऊपर का पार्ट में अगर आप देखो ध्यान से, तो यहीं से ऊपर के पार्ट में क्या है, इतना देखिए, ब्लेड का पहला पॉइंट ये है और ब्लेड का दूसरा पॉइंट ये है। दिख रहा है आपको? ब्लेड का पहला पॉइंट ये, मानो इनमें से मैं कोई एक ब्लेड सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं इनमें से एक ब्लेड अगर मैं छांट लूं कोई, तो मान लीजिए मैं ये ब्लेड ले लेता हूं, एक ब्लेड का पॉइंट ये है और ये है दूसरा पॉइंट। तो इसको अगर मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। दिख रहा है ना? तो मान लीजिए मैंने ये ब्लेड छांट ली, तो इस ब्लेड के इसको मैं 1 कह देता हूं और इसको मैं 2 कह देता हूं। तो मेरी मान लीजिए यही एक ब्लेड है। तो अगर मैं इसी ब्लेड को दिखाऊं तो यहां पे क्या कोशिश करते हैं हम लोग, यहां पे हम यही करते हैं बच्चों कि इसी इंपेलर का ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, इसी इंपेलर का ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ये। और ऐसे ही इंपेलर का इनर रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं, इट विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा। समझ रहे ना? तो ऐसा ही इसका आउटर और ऐसा ही इसका इनर हिस्सा जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब उसी में जैसे हमारा 1 से 2 मैंने ब्लेड बनाया, तो ऐसे ही मैं एक ब्लेड जो है 1 से 2 यहां पे बना देता हूं, इट विल बी लाइक दिस, ऐसा। तो कोई 1 से 2 ब्लेड जो है मैं यहां पे बना देता हूं लाइक दिस, ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा भर देते हैं ऐसे रंग से ताकि आपको थिक ब्लेड दिखाई दे कि लाइक दिस, ये ब्लेड है हमारा। तो अगर मैं इस पे भी मैं ब्लेड का 1 और 2 पॉइंट शो करूं, तो दिस इज माय 1 पॉइंट, दिस इज माय 2 पॉइंट, है ना? ऐसा ही तो होगा, दिस इज माय 1 पॉइंट एंड दिस इज माय 2 पॉइंट। क्लियर है? समझ आ रही बात? अब मान लीजिए दिस इज माय सेंटर, ये मेरा कोई सेंटर है, तो मैं यहीं सेंटर से, भले ही हम सेंटर थोड़ा दूर दिखाते हैं ताकि आपको डिस्टेंस समझ में आए, ये थोड़ा नजदीक हो जाएगा ना। जैसे इसमें मैं R1 रेडियस दिखाऊंगा ब्लेड का तो जरा नजदीक हो जाएगा, तो इसलिए सेंटर को मैं थोड़ा इमेजिनरी ले रहा हूं, थोड़ा दूर। ठीक है, सेंटर को थोड़ा सा इमेजिनरी ले रहा हूं, थोड़ा सा दूर। क्लियर है? यहां पे जो है आपको ये केसिंग, कोई फर्क तो नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है ना? तो अब मैं यहां पे देखिए सेंटर को थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप डिस्टेंस समझ पाए। डिस्टेंस क्या समझना है, आ जाओ। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, अब ये ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अब जो मैं यहां बैकवर्ड में वाटर दिखा रहा था वही बैकवर्ड अब ये हो जाएगा साइड। ठीक है, पानी यहीं सेंटर से बाहर आएगा और बैकवर्ड पे जाएगा, है ना? ये सब चीजें में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी समझने में। तो अब सिंपल ये समझिए कि पानी और ब्लेड, अब जैसे मैंने आपको कहा था वही सेम चीज मैं यहाँ पे समझाऊं कि ब्लेड का मोशन मैंने क्या बताया था आपको कि ब्लेड कैसे मूव कर रहा है। तो याद होगा आपको, मैंने बोला था ब्लेड जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो दिस इज द मोशन ऑफ ब्लेड, मोशन ऑफ ब्लेड, है ना? इंपेलर जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो दिस इज द मोशन ऑफ द ब्लेड, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ द ब्लेड समझना। ठीक है, दूसरी चीज, अब देखिए एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा, वो ये पढ़ा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी, है ना? बड़ा कंफ्यूजन होता था इसमें बच्चों को समझने में स्टार्टिंग में कि रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में क्या अंतर है। तो रिलेटिव मैंने आपको बताया था, रिलेटिव मतलब जब किसी के रेफरेंस में दिया जाए, और एब्सोल्यूट मतलब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी।
तो पानी यहां किस वेलोसिटी से आ रहा है इस ब्लेड के ऊपर, वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो पानी किस वेलोसिटी से आ रहा है वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी भी कहलाएगी, वही एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहलाएगी, वही उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलो या फिर बोलो वेलोसिटी ऑफ अ वाटर, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ जेट भी बोलते हैं हम लोग, पर जेट यहां पे नहीं बोलते क्योंकि टरबाइन नहीं है, टरबाइन में यही वेलोसिटी को जेट भी बोलते हैं। तो वही उसकी एक्चुअल भी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहलाएगी, ठीक है ना, समझ आ रही बात। अब देखिए, लेकिन जब हम खुद को इमेजिन करते हैं ब्लेड के ऊपर, तो अब हम खुद भी घूम रहे हैं। अब खुद को इमेजिन करो कि आप ब्लेड के ऊपर है, पानी आपके पास आ रहा है, मानो आप ब्लेड के यहीं बैठे हैं, बैकवर्ड मोशन में वन पॉइंट पे बैठे हैं आप, तो वन पॉइंट ऐसे चल रहा होगा टरबाइन के साथ साथ, अब पानी भी आ रहा है। तो पानी जो आ रहा है वो आपको वो फील नहीं होगा जिस पानी अपनी एक्चुअल स्पीड से आ रहा होगा, आपको क्या फील होगा, आपके चलने और पानी के आने का जो डिफरेंस होगा वो फील होगा। तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये तो v कहलाता है और ये vr कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो अब देखो रिलेटिव कब फील हो रही है, जब आप ब्लेड में बैठे हैं। मानो आप ब्लेड में बैठे हैं और पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो आपको आता हुआ कैसे दिखाई देगा, आपको आता हुआ उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा जैसा ब्लेड है। ब्लेड में अपनी तरफ जो आया वही तो दिखाई देगा, तो आपके ब्लेड में जो आया आपको वही दिखाई देगा। तो इसीलिए बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी जब हम बनाते हैं तो ये क्लियर ध्यान रखिए कि हमारे जो डायरेक्शन ब्लेड की है उसी डायरेक्शन में हमें रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देती है। जो डायरेक्शन आपकी ब्लेड की है उसी डायरेक्शन में आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देती है। तो इसीलिए ये ब्लेड की डायरेक्शन दिख रही है, अब इसी में आप रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ कर देंगे जस्ट लाइक दिस vr। अब इनलेट 1 पॉइंट है तो मैंने 1 बोल दिया, vr1, सिंपल। तो देखो कितना आसान है ये चीज समझना कि भैया ब्लेड पे जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन से रिलेटिव वेलोसिटी है। दूसरी चीज, नाउ अब देखो 1 पॉइंट चल कैसे रहा है, 1 पॉइंट इसी मोशन ऑफ ब्लेड पे चल रहा है, तो 1 पॉइंट एक्चुअल में कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है इधर को, है ना। 1 पॉइंट एक्चुअल में कैसे चल रहा है, 1 पॉइंट ऐसे चल रहा है u1 जैसा ब्लेड है। तो u1 क्या है, u1 इज द ब्लेड वेलोसिटी, u इज द ब्लेड वेलोसिटी। अब ब्लेड जैसा चल रहा है वैसे ही डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट ऐसे चल रहा है तो u1 भी ऐसे ही है। अब इसको उठा के इधर लगा दो कहीं, समझ रहे ना, इसको उठा के, इस वेलोसिटी को उठा के हम सिंपल नीचे लगा देते हैं यहां कहीं, कुछ ऐसे u1। समझ आ रही बात, क्यों इस डायरेक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। समझ आ रही है बात बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अब सिंपल देखिए बच्चों, ये ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है, तो अब ये सोचिए इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा। जो इसको, भाई ट्रायंगल लॉ इतनी मैकेनिक्स सबने पढ़ी है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो इसको क्लोज करेगा। तो अब रिजल्टेंट वही होगा जो इसको क्लोज करेगा, और क्लोज कौन करेगा, क्लोज करेगा ये पॉइंट यहां से यहां तक। तो बच्चों यही कहलाती है इसकी एक्चुअल वेलोसिटी, फिर v1 यही कहलाती है इसकी एक्चुअल वेलोसिटी v1 इनलेट साइड की। समझ आ रही बात। तो ट्रायंगल बनाना सीखे कैसे, बहुत आसान। पहले आपने जहां ब्लेड की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में आपने कहा मेरी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, बना दिया आपने vr1। फिर आपने कहा जिधर 1 है 1 के परपेंडिकुलर, सीधे सीधे 1 पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर मैं सीधी लाइन खींचूं ऐसे, जिधर मोशन है ब्लेड का उसी मोशन में वो डायरेक्शन, तो उसी में मैंने नीचे खींच दी, क्योंकि टकराना भी तो है ना। बस अब उन दोनों को क्लोज करने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट है, वही भी एक्चुअल वेलोसिटी है। तो जिसके वजह से अगर आप देखो तो अल्फा कहलाता है वो एंगल जिस एंगल पे पानी आपका जाता है, और वो एंगल यहां पे बच्चों अल्फा 90 डिग्री होता है। और यही एक बात है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, मैं आपको दोनों कंडीशन भी समझाऊंगा। अभी एक्चुअली क्या है, इस वाले पे एक अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं ये बताऊंगा आपको कि फॉरवर्ड बैकवर्ड और रेडियल में
तीनों में पंप के डायग्राम कैसे कैसे होने चाहिए अगर इसमें चलेंगे तो। क्लियर है? तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो कंपैरिजन जो है ना वहां पे देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रही बात? ठीक है। तो V एक्चुअल इज इक्वल टू V एब्सोल्यूट इज इक्वल टू V रिलेटिव इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू U इज इक्वल टू ब्लेड वेलोसिटी। समझ आ गई बात? अब यहां पे सिंपल देखो, अब यहां पे सिंपल देखो, ये वेलोसिटी ट्रायंगल बताओ समझ में आ गया सबके? ये वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ गया सबके? कोई समस्या नहीं इसमें? VR1 समझ गए क्यों है, किस लिए है ऐसा, U1 ऐसा क्यों है? तो दोनों को ज्वाइन करने वाला V1 उसकी एक्चुअल वेलोसिटी। तो अगर आपको ये ट्रायंगल समझ में आ गया तो आप खुद समझिए, इसको आप कंपेयर करिए टरबाइन के ट्रायंगल से, तो आपको याद होगा कि V1 के हमेशा दो कंपोनेंट होते थे। याद है आपको? V1 जब किसी अल्फा एंगल पे जाता था टरबाइन में, आपको याद होगा कि V1 जब किसी अल्फा एंगल पे जाता था तो V1 के दो कंपोनेंट होते थे, एक V1 साइन अल्फा और एक V1 कॉस अल्फा होता था। V1 कॉस अल्फा को हम वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड कहते थे और V1 साइन अल्फा को हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहते थे। टरबाइन में याद है VW1 और VF1। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो V1 का यहां पे कंपोनेंट कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्फा एंगल पे ही नहीं है, अल्फा 90 हो गया। अल्फा 90 होने के वजह से बच्चों V1 जो है हमारा, V1 जो है वो VF1 के ही बराबर हो जाता है। भाई अगर किसी भी ट्रायंगल को आप अल्फा को 90 कर दोगे तो यही खुद ही परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, तो V1 VF1 के बराबर हो जाता है। और अगर परपेंडिकुलर कर दिया तो ये चीज जीरो हो जाती है, तो जिसके वजह से इसमें VW1 जीरो होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पंप के वेलोसिटी ट्रायंगल में, कि वेलोसिटी ट्रायंगल में ये पार्ट हुआ ही क्यों है, क्योंकि अल्फा 90 होने की वजह से। ठीक है ना? इसको बोलते हैं रेडियल फ्लो एट इनलेट। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रेडियल फ्लो एट इनलेट। ठीक है ना? फ्लो इनलेट पे रेडियल फ्लो होने की वजह से ये हमारा, क्योंकि सेंटर से ब्लेड की तरफ जा रहा है 90 डिग्री पे, जिसके वजह से उसके कोई कंपोनेंट नहीं निकलते हैं। V1 ही वर्टिकल कंपोनेंट होता है और VW1 कोई कंपोनेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आप टरबाइन में देखो, टरबाइन में VW1 बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहां VW1 इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ब्लेड नहीं घूम रहा है टरबाइन की पानी की वजह से, यहां टरबाइन या ब्लेड जो है वो पानी को घुमा रहा है, और वहां पे क्या होता था, पानी ब्लेड के ऊपर घूमता था उसे घुमाने के लिए, है ना? तो ये डिफरेंस है इस वजह से। इस वजह से यहां पे VW1 जीरो हो जाता है, लेकिन वहां VW1 बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना? लेकिन यहां VW2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जब पानी को बाहर फेंकेगा तो वो पानी घूमेगा केसिंग में। तो VW2 वो पानी का वर्ल्ड मतलब यही तो है, पानी का घूमना। तो यहां स्टार्टिंग में पानी का घूमना कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए VW1 यहां पे ऑटोमेटिकली जीरो आता है। कैसे? प्रैक्टिकली भी समझो इस बात को, क्योंकि ये पंप है। ठीक है ना? तो ये समझ गए आप इनलेट साइड। अब देखो आउटलेट साइड बिल्कुल वैसे ही चलो जैसे आपके अभी समझ में आया। क्या इनलेट सबके समझ में आ गया? तो आउटलेट साइड आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिंपल समझो। देखो VR1, अब ये ब्लेड की ही डायरेक्शन में वेलोसिटी बाहर निकलनी चाहिए। भाई कौन सी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ब्लेड जैसे वहां ब्लेड की डायरेक्शन में थी, वैसे यहां भी ब्लेड की डायरेक्शन में VR2 निकलनी चाहिए। सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है। क्लियर है? दूसरा, जैसे ब्लेड यहां पे मूव कर रहा था U1, वैसे ही U2 यहां पे मूव करेगा, है ना? U2 यहां पे मूव करेगा, तो ब्लेड U1 यहां पे, या फिर ये समझ लो इसको टेंजेंट बोलते हैं एक तरह से। यहां पे क्या टेंजेंट ये था भाई, इस कर्व का टेंजेंट ये था, ये कर्व दिख रहा है ना, ये सर्कल, इस सर्कल का टेंजेंट ये वाला था। ऐसे इस सर्कल का टेंजेंट जो बनेगा वो सिंपल ये वाला बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड U2। जैसे U1 पॉइंट की स्पीड है वैसे U2 है, सिंपल इसी डायरेक्शन में। ठीक है? लेकिन अब आप खुद देखो कि यहां पे VR2 आ गया, U2 आ गया, लेकिन क्या आपकी एक्चुअल वेलोसिटी ये होगी? नहीं, एक्चुअल वेलोसिटी तो ये नहीं है, ये तो रिलेटिव है। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी जैसे ये थी V1, वैसे ही पानी यहां से बाहर निकलेगा। आपको इसी के यहां उठाना है पैरेलल, और ये ऐसे ड्रॉ कर देना। अब जहां पे इंटरसेक्शन आया बच्चों, जहां पे इंटरसेक्शन आया वही पॉइंट हमारा ट्रायंगल क्लोज कर देगा, दैट इज कॉल्ड U2 और दैट इज कॉल्ड V2। सिंपल डायग्राम।
सिंपल डायग्राम। अगर कंसेप्ट से समझा होगा तो कोई समस्या आनी ही नहीं है आपको इस चीज को लेके। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अब आप देखिए, फिर से बता दे रहा हूं मैं, ब्लेड की ही डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी बाहर निकली, ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्लेड पे है तो आपको यहीं से पानी बाहर निकलता है, लेकिन एक्चुअल में कहां निकलना था पानी बाहर? इसी के पैरेलल। तो आपने ये किया। अब यहां पे अगर हम देखें u1, जैसे इस छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट में u1 था, बड़े वाले सर्कल का टेंजेंट u2 था, तो वो u2 जहां और ये मिलेगा वही ट्रायंगल आपका क्लोज हो जाएगा। और जहां ट्रायंगल क्लोज हो गया ये, लेकिन अब फर्क देखो क्या आया। जैसे कि हमारा यहां पे ब्लेड एंगल अल्फा 90 डिग्री था, लेकिन यहां पे ब्लेड एंगल बीटा जो है वो, सॉरी, पानी का एंगल बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। बीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री आया है। बीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री आया है। और बीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला फंडा फिर लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री होता तो v1 vf1 के बराबर होता, ऐसे v2 vf2 के बराबर होता, लेकिन अब ये लेस देन 90 आया, मतलब ऐसा है, तो मतलब इसके दो कंपोनेंट जरूर होंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका होगा वो क्या कहलाएगा? वो vf2 कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसका होगा वो vw2 कहलाएगा। तो देखो, अब आप समझ सकते हो कि यहां कंपोनेंट नहीं आए हैं v1 के कोई भी, लेकिन यहां दो कंपोनेंट आए हैं, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि यहां अल्फा 90 था, वहां बीटा लेस देन 90 है, जिसकी वजह से दो कंपोनेंट निकलेंगे। जब भी 90 से कम होगा, ऑब्वियस बात है, वो इंक्लाइंड हो जाएगा फोर्स, और इंक्लाइंड फोर्स के हमेशा cos थीटा sin थीटा दो कंपोनेंट आएंगे। तो यहां पे भी यही है बच्चों, ये vf2 जो है वो v2 sin बीटा ही है, और vw2 v2 cos बीटा ही है, ठीक है ना? और जो पूरा ये बड़ा वैल्यू है, ये याद रखिएगा, ये u2 जो है ये पूरा बड़ा वैल्यू है, यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड u2, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बना लिया था, दिस इज कॉल्ड u2। क्लियर है? तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि u2 vw2 vf2, यहां पे जैसे अल्फा आपका ये इनलेट एंगल था, ऐसे बीटा आपका एग्जिट एंगल है, आउटलेट एंगल है। जैसे यहां पे ब्लेड एंगल को हम थीटा लेते हैं, तो वैसे यहां पे ब्लेड एंगल को हम फाई ले लेते हैं, बस। दिस इज इट बच्चों, और कुछ भी नहीं है समझने के लिए इसमें। सिंपल सा आपको वेलोसिटी ट्रायंगल यही समझना था। अब मैं दोबारा बना के दिखाता हूं आपको, दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है? ये समझ गए? चलिए अब एक बार फिर से बना के दिखाता हूं। सिंपल समझिए। इनर क्रॉस सेक्शन, केसिंग का आउटर क्रॉस सेक्शन, कोई सेंटर है, सेंटर से मान लीजिए दिस इज द इनर रेडियस r1, दिस इज द आउटर रेडियस r2। क्योंकि कल जब हम इसकी कैलकुलेशन समझेंगे तो फिर हमें यही सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इनर रेडियस, आउटर रेडियस, डायमीटर, ये सब, क्योंकि यही सबसे वैल्यू निकलेगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, सिंपल मैंने बताया आपको कि मान लीजिए ये कोई ब्लेड है, तो मैंने आपको बोला ये कोई मेरा ब्लेड है, दिस इज दी ब्लेड। सिंपल। अब मैंने आपको सिंपल एक भाषा कही थी कि भैया ब्लेड का जो है बैकवर्ड साइड में वाटर आना है, तो जैसा ब्लेड का डायरेक्शन है वैसे ही उसकी क्या आएगी, वैसे ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी की। तो ये ही ऐसे डायरेक्शन चल रहा है, ऐसा ही डायरेक्शन चल रहा है, तो जैसा डायरेक्शन है वैसे ही उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो हमने बोल दिया था ये VR1। सिंपल। अब हमने कहा ये 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट इस कर्व के टेंजेंट जैसा मूव कर रहा है U1 वैसा ही हम बना देंगे। U1 यहां आना था, ऐसे देखो इसके टेंजेंट, इस सर्कल का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, तो यही U1 यहां ड्रॉ कर दो, तो ये ऐसे आ गया U1। समझ आ रही बात? ये ऐसे आ गया U1। क्लियर है? समझ आ रही बात? ये U1 ऐसे आ गया इधर को। अब इनको जोड़ने वाला परपेंडिकुलर सीधा सीधा ये इनका रिजल्टेंट हो गया, विच इज कॉल्ड V1। ठीक है, जिसमें अल्फा ये एंगल है 90 डिग्री और ये ब्लेड एंगल जो है वो थीटा है, थीटा इज दी ब्लेड एंगल। सिंपल। इनलेट का डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, इनलेट से हम क्या क्या समझे हैं, इनलेट साइड में हम ये समझे हैं, वो ये समझे हैं कि इनलेट में अल्फा 90 डिग्री है, V1 इज इक्वल टू VF1 है, VW1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, और थीटा जो है वो हमारा ब्लेड एंगल है, ब्लेड एंगल एट इनलेट, जिस पे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हमें दिखाई दी है। अब जब पानी यहां से गया, इसने धकेला पानी को, इसने पानी को धकेला और पानी उछलते हुए
गया कहीं, जैसे डायरेक्शन में बाहर निकला था V1 वैसे ही डायरेक्शन में बाहर निकलेगा V2, इसी के पैरेलल V2। लेकिन आपको वो नहीं फील हुआ, आपको रिलेटिव क्या फील हुआ, जैसे ब्लेड की डायरेक्शन है आपको वैसा ही फील हुआ, तो आपने ब्लेड की ही डायरेक्शन ले ली, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। डायग्राम ऐसे बने, सीधा बने, टेढ़ा बने, उससे कोई परेशानी नहीं है। आपको VR2 से पानी बाहर जाता हुआ दिखाई दिया, तो अब सिंपल देखो, अब इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट ये होगा, तो यही U2 कहलाएगा। तो मैंने इसी का टेंजेंट ड्रॉ कर लिया यहां पे, दिस इज U2, खत्म। देखो इसी का टेंजेंट ड्रॉ कर लिया U2। अब V2 जैसे हमने कहा, जैसे यहां ब्लेड एंगल थीटा था, यहां ब्लेड एंगल फाई है। जैसे हमने V1 बताया आपका अल्फा, यहां पे एंगल बीटा है। अब बीटा ऐसे लेस देन 90 है, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट टूटे, एक कंपोनेंट इसका VF2 है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका VW2 है। खत्म डायग्राम। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को भी? खटाखट अब जब भी आएगा आप तुरंत बना देंगे बच्चों। बताइए वेलोसिटी ट्रायंगल के डायग्राम में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? क्योंकि अगर ये क्लियर होगा बच्चों तभी कल के सेशन में हम कैलकुलेशन समझ पाएंगे। कल मैं आपको सब बताऊंगा, क्या वर्क डन कैसे निकालते हैं इंपेलर का, इंपेलर काम कितना कर रहा है, बहुत इजी फॉर्मूले जो कभी नहीं भूलोगे आप। इंपेलर काम कैसे कर रहा है उसका फॉर्मूला, आपका पर यूनिट सेकंड पर यूनिट वेट का क्या फर्क आता है इंपेलर के फॉर्मूले में, रनर पावर में या इंपेलर पावर में, जिसको हम कहेंगे पंप के लिए इंपेलर पावर कहेंगे। दूसरा हमें पूछेगा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, ये निकालिए। तो ये सब की कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बताइए सबको क्लियर है? तो प्लीज जो भी लाइव हैं वो क्लियर लिखिए, तो मैं मानूंगा कि ये टॉपिक जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद कैलकुलेशन अलग है। बताइए अब सेंट्रीफ्यूगल पंप के वेलोसिटी ट्रायंगल में किसी को कोई समस्या आएगी कभी भी? जब बोला जाएगा कहीं पर भी या कोई भी न्यूमेरिकल आएगा खटखट बना लेंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब देखो ना फ्रांसिस टर्बाइन का ठीक इसका उलट होता है। जैसे हमने बोला फ्रांसिस टर्बाइन का उलट, उलट मतलब यही चीज पलटनी है आपको ऐसे, क्योंकि पानी वहां इनवर्ट रेडियल फ्लो है तो पानी बाहर से अंदर को आएगा, तो वहां पे क्या होता है ऐसे फ्लो होता है इधर से इधर को, तो इधर से इधर होता है, जिसकी वजह से इनसाइड में तो अल्फा 90 नहीं रहता है, लेकिन यहां बीटा 90 हो जाता है। तो जैसे हमने बोला कि रेडियल फ्लो एट इनलेट, तो वहां हम बोलते हैं रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट, है ना। यही सब तो पलटना, इसीलिए तो इनवर्स बोला जाता है। क्लियर है ना, यही सब तो पलटना है बच्चों, इसीलिए इनवर्स बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए अगर कोई भी डाउट हो बच्चों वेलोसिटी ट्रायंगल को लेके तो जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वेलोसिटी ट्रायंगल टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो कल हम पढ़ते हैं इसके सेंट्रीफ्यूगल पंप के अगले वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप के वेलोसिटी ट्रायंगल की कैलकुलेशंस, कि इससे फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं। कल के दिन हमें ना एफिशिएंसी में दिक्कत आए, ना कोई पावर कैलकुलेशन में दिक्कत आए, ना ओवरऑल एफिशिएंसी में दिक्कत आए, ना मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी में दिक्कत आए। तो कल ये सारी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से समझेंगे और 20-25 मिनट में आसानी से हमारे हर तरह के न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।